हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th साइंस चैप्टर 10 में पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्नीफिकेशन। देखिए क्या होता है कि जिस हिसाब से हम वस्तु लेते हैं उसका प्रतिबिंब भी उसी हिसाब से बनता है। मान लीजिए कि वस्तु लंबा लेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी उसी हिसाब से लंबा बनेगा, वस्तु छोटा लेंगे तो उसी हिसाब से उसका प्रतिबिंब भी छोटा बनेगा। यानी जिस हिसाब से हम वस्तु लेंगे उसी के हिसाब से प्रतिबिंब भी बनेगा। इस तरह से रेखीय आवर्धन की परिभाषा हम देंगे कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। यम इक्वल टू आई अपान ओ। अभी बताया गया कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात अपान कर दिए, तो यम इक्वल टू आई अपान ओ, यानी वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई। अब देखिए, रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन, यानी इसको प्रूफ कैसे करेंगे इसको देखिए। हमने एक अवतल दर्पण लिया और वस्तु ए बी को रखा, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ ए डैश बी डैश बन रहा है। ये कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद से देखिए, जब हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु ए बी को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। यदि हम बिंदु बी से बिंदु पी यानी ध्रुव को मिलाएं, यानी यहाँ से प्रकाश की किरणों को भेजें, तो यह परावर्तित होकर बी डैश से होकर जाएगी। यानी कि अगर हम यहाँ प्रकाश किरणों को भेजें बी से पी पर, तो वह टकराने के बाद पी से बी डैश होती हुई निकल जाएगी। इस तरह से बी पी आपतित किरण हो जाएगी और पी बी डैश परावर्तित किरण, और सी पी ये आपका अभिलंब होगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से जा रहा है और इस पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचें तो स्पर्श रेखा ये त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए सी पी अभिलंब हो गया। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और यह अभिलंब। अब देखिए, यहाँ परावर्तन का नियम पालन करेगा, क्योंकि आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण और यह अभिलंब है, इसलिए यह आपतन कोण हो जाएगा और यह परावर्तन कोण। और हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब देखिए, अब हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज बी पी ए, इस त्रिभुज को लिए हैं, और एक त्रिभुज अब बी डैश पी ए डैश, ये त्रिभुज, यानी एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, दोनों को हमको समरूप दिखाना है। तो समरूप दिखाने के लिए इसमें तीन कोण को बराबर दिखाना होता है। यानी पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के अगर बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो इसमें हम लोग तीन कोण न दिखा के केवल दो कोण दिखा दें तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो चलिए, समरूप के लिए हम दिखाते हैं। यहाँ पे कोण ए इक्वल टू 90 डिग्री होगा, 90 अंश, क्योंकि हमेशा मुख्य अक्ष पे लंबवत रखा जाता है वस्तु को। प्रतिबिंब भी यहाँ 90 अंश के कोण पे बनेगा। इस तरह कोण ए और ए डैश दोनों बराबर होगा, क्योंकि 90 अंश। अब इसके बाद से परावर्तन के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि यह कोण इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर कोण बी पी ए यह बराबर हो जाएगा बी डैश पी ए डैश के। यह कोण इसके बराबर हो गया। और जब बताएं कि दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा यह अपने आप बराबर हो जाएगा, तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तरह यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज बी पी ए समरूप हो गया त्रिभुज बी डैश पी ए डैश के। यह दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए तो समरूप में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। जैसे लंबों का अनुपात, आधार का अनुपात और कर्ण का अनुपात आपस में यहाँ बराबर होगा। देखिए, हम छोटे त्रिभुज की भुजा को पहले लिख रहे हैं। देखिए, इसका ये ए डैश बी डैश, और यहाँ वस्तु की लंबाई है ए बी, इसका अनुपात, क्योंकि जो कोण बराबर होगा उसके सामने की भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो यह कोण इसके बराबर है, तो इसके सामने की भुजा और इसके सामने की भुजा का अनुपात, यानी ए डैश अपान ए बी। अब इसके बाद से इसकी ज़रूरत हम लोग को नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, यह कोण अपने आप इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि समरूप में तीनों कोण बराबर होते हैं।
अब इसके सामने की भुजा होगा पी ए डैश और इस कोण के सामने की भुजा पी ए, इसका भी अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी इस त्रिभुज की भुजा का अनुपात इस त्रिभुज की संगत भुजा के अनुपात के बराबर होगा। तो ए डैश अपान ए बी, यानी सिंपली हम समझ सकते हैं कि लंब का अनुपात और आधारों का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर पी ए डैश अपान पी ए। अब इसके बाद से यहाँ देखते हैं ए डैश बी डैश है आपका प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग लिखते हैं आई से, और चिन्ह की परिपाटी में हम लोग पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। तो यहाँ मुख्य अक्ष के नीचे है यह प्रतिबिंब, इसलिए निगेटिव होगा। तो यहाँ आई माइनस हो जाएगा। ए बी वस्तु की लंबाई है, इसको ओ कहते हैं, तो यह मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए यह पॉजिटिव होगा। इक्वल टू, अब देखिए पी ए डैश का मतलब ध्रुव से, कहा गया कि सभी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाएंगे, तो ध्रुव से ए डैश यानी प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को कहा गया है भी, और यह दर्पण के सामने है, तो कहा गया है कि दर्पण के सामने नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है माइनस भी। अब पी ए डैश, चलिए पी ए डैश क्या है, पी ए ध्रुव से पी ए पर वस्तु रखा गया है, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी को हम लोग यू कहते हैं। यह भी दर्पण के सामने है, इसलिए यह निगेटिव होगा, यानी दर्पण के बाईं ओर नापी गई दूरियां निगेटिव होती हैं, इसलिए ध्रुव से वस्तु की दूरी यू माइनस हो गया। अब यहाँ माइनस माइनस कैंसिल करते हैं, तो आई अपान ओ इक्वल टू भी अपान यू। अब देखिए अगर हम दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दें तो ये आपका माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो इस तरह आई अपान ओ इक्वल टू माइनस भी अपान यू। अब इसके बाद से जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं रेखीय आवर्धन आई अपान ओ इक्वल टू यम, तो आई अपान ओ के जगह पे हम लोग यम लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है आई अपान ओ के जगह पे यम, तो यम इक्वल टू आई अपान ओ, और आई अपान ओ बराबर है माइनस भी अपान यू के, इसलिए फार्मूला हो गया एम इक्वल टू आई अपान ओ इक्वल टू माइनस भी अपान यू।